स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और बच्चों, आ गए हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स पार्ट 3, आ गए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट। यार एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना पार्ट 1 में ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब देता है यार। तो आ गए हैं बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 में, और आज आप कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पूरा चैप्टर एक तरफ, आज की जो क्लास है बच्चों वो एक तरफ है। एक्चुअली ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज के लेक्चर में नर्स्ट इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन से कनेक्टेड बाकी सारी चीजें करने वाले हैं, यानी कि फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। और इसका जो लेक्चर नंबर 4 होगा, व्हाट इज दिस, ये अपने आप कैसे हो रहा है बच्चों? इसका कीबोर्ड कहां है बच्चों? हाँ, मैं कह रहा था और बच्चों कि जो हमारा आज का लेक्चर होगा, वो आज का जो लेक्चर है वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। आज हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। फिर अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ये चैप्टर एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। सॉल्यूशन आपको याद है, एक फॉर्मूला किया उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसा होगा, लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, आपस में ना कनेक्टेड है। मतलब दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको ई सेल भी निकालना है, ई नॉट भी निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी भी निकालनी है। तो फिर वो सारे फॉर्मूले एक साथ करने के बाद हम करेंगे। यानी आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा उसमें हम एक भी न्यूमेरिकल नहीं करने वाले, लेकिन लेक्चर नंबर 4 में हम जो आज फॉर्मूले कर रहे हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल, आधा लेक्चर उनके ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर, और फिर आधा लेक्चर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के ऊपर रहेगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा मकसद क्या है, अगर आपको याद हो, आप अपने मकसद से तो नहीं भटके हैं ना बच्चों। आज हमारा मकसद है नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ना। आई होप मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी हो। नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या है? नर्स्ट इक्वेशन मतलब हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं आज ई सेल। ई सेल मतलब कि सेल पोटेंशियल। अभी तक हम लोग, यानी कि लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है, तो नहीं देखा तो फिर आज का लेक्चर बेकार हो जाएगा। लास्ट लेक्चर आप सब देख के आए होंगे, और वहां पे हम लोगों ने बच्चों बात की थी कि कैसे, किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं ई सेल, ई नॉट सेल। नॉट ऊपर लग रहा था। अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी अभी तक जो चीजें कैलकुलेट हो रही थी वो थी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। लेकिन अब हमारे लिए चीजें स्टैंडर्ड से परे होने वाली हैं। अभी तक हम टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो, और कंसंट्रेशन सॉरी 1 मोलर रख रहे थे। लेकिन बच्चों आज का जो टॉपिक रहेगा वहां पे हम एक रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन पे कैसे ई सेल निकालते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक इक्वेशन को आपको एज्यूम करना होगा। मान लेते हैं आपके पास एक इक्वेशन है जहां पे m और n प्लस जो है वो, आप क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और मान लो x n की पावर n प्लस है, तो m जो है वो कन्वर्ट हो गया प्लस में, और n जो है वापस से हो गया ऐसा। इसका मतलब n का क्या हो गया, रिडक्शन, और m का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इनके आगे 1 2 3 भी लिखा जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अगर मुझे इसका, इस रिएक्शन का ई सेल निकालना है, क्योंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, तो बिजली तो बनेगी, जैसे कि हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या सेल में बनती है। लेकिन अब यहां पे जो कंडीशंस हैं वो बदल चुकी हैं। तो इस केस में अगर आपको ई सेल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल, जो कि हम निकालना सीख चुके हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में। 2.303 RT बाय NF, सबका मतलब समझा रहे हैं अभी। 2.303 RT बाय NF लॉग जो प्रोडक्ट में आयंस हैं, आयंस, सॉलिड्स नहीं आयंस, इक्विलिब्रियम चैप्टर याद करेंगे, जो प्रोडक्ट में आयंस है उनकी कंसंट्रेशन, और नीचे आ जाएगी जो रिएक्टेंट में आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन। जो अभी आपको ये इक्वेशन पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कुछ समझाया भी नहीं है, लेकिन आप पहले समझो कि ये लिखा क्या हुआ है, फिर यहाँ पे चीजों का मतलब भी समझ लेंगे। सबसे पहले बात, अगर आपको ई सेल निकालना है, अभी तक हम ई नॉट सेल निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे याद करो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन वहां पे भी शर्त थी, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए था। अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है तो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास ई नॉट सेल, जो कि हो जाता है 2.303 RT बाय NF लॉग
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे बाकी ये सारी चीजें क्या हैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इस रिएक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट में आयंस हैं फिलहाल वो M प्लस आयन है, उसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी। इमेजिन करो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसकी पावर भी 2 आ जाएगी, जैसे कि इक्विलिब्रियम में करते थे। अभी फिलहाल कोई पावर नहीं है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ ही जाओगे वो बात तो, लेकिन फिलहाल ऐसा है। अब यहाँ पे और कोई आयन नहीं है, N नहीं आएगा बिकॉज ये सॉलिड स्टेट होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक मास इधर डिपॉजिट होता है, एक मास इधर डिपॉजिट होता है, तो ये तो सॉलिड बनेगा। तो सॉलिड्स को हम लोग लेते नहीं है, अगर आपको याद हो तो। और अपॉन में रिएक्टेंट में कौन से आयंस बैठे हुए हैं, तो आंसर है N प्लस आयंस बैठे हुए हैं। अब इस पूरी रिएक्शन में इनकी वैल्यू वगैरह यहाँ पे पुट होगी, वो सब होगा, लेकिन ये सब चीजें हैं क्या। यानी इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इस इक्वेशन में R क्या है, तो R तो अपना वही है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लगाते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यार गैस कांस्टेंट। T अपना टेम्परेचर है, T अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर कुछ भी हो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। N यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांसफर हुए से कहने का मतलब है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं एक से दूसरे में। जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट मान लो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 मोल गया और 1 मोल आया भी। हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मोल में उतने जाते भी हैं, तो 1 मोल अगर आया गया तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 मोल आया गया, जैसे अभी आपको ना एक एग्जांपल कराऊंगा, आप समझ जाओगे। 5 मिनट तो दो ना यार, ऐसे शक्लें मत बनाओ जी, 5 मिनट दो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे F क्या है, F है, F कहाँ लिखूं, F यहाँ लिख देता हूं। यहाँ पे F है फराडे। फराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसको फराडे बोलते हैं। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली, जिसकी वैल्यू भी अभी हम निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि व्हाट इज F, यानी कि फराडे। तो मैंने आपको बताया फराडे का मतलब ऑब्वियस बात है माइकल फराडे जी के नाम पे रखा गया है, तो फराडे जी के नाम पे रखा गया फराडे, ये है क्या, तो ये है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अगर मैं फराडे की बात करूं तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर 96485 ऐसा कुछ आ जाएगा, जिसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 96500 कूलम आ जाएगा। यानी कि एक फराडे 1 F में इतने कूलम होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो F है, ये F का मतलब फराडे है, और 1 फराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। अब अगर हम, आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया कि तिगड़मबाजी हम क्या कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको अभी 2-3 इक्वेशंस में नर्स्ट इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, और जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे तो वो तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक लौती चीज़ है इस चैप्टर की जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, एग्जाम में आती है, किसी भी हाल में किसी भी फॉर्म में आएगी ही आएगी, और बच्चा सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही मार्क स्कोर करता है। जब हम किसी लल्लू बच्चे से बात कर रहे होता है कि भाई अच्छा तेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्कोर करना है, तेरे पूरा चैप्टर नहीं हो रहा है, तो तू नर्स्ट इक्वेशन तो एटलीस्ट कर ही ले। तो ये उतनी ताकतवर चीज़ है। चलो फिलहाल एक बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके ऊपर नर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। फ्रेम नर्स्ट इक्वेशन, हमें इन सब की नर्स्ट इक्वेशन को फ्रेम करना है, मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस नर्स्ट इक्वेशन को फ्रेम करना है।
लेकिन आओ एक 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 डैनियल सेल हमने पढ़ा था, तो जिंक कॉपर +2 गिव्स जिंक +2 प्लस में कॉपर। तो नर्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले हमेशा चेक करो कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? आंसर है हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। जिंक 1 है, जिंक 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, लेकिन चार्ज भी तो चेक करना होता है ना, +2 है, +2 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ई सेल बनाता हूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT बाय N कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं और गए, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए गए? तो जिंक से 2 मोल इलेक्ट्रॉन गए हैं और कॉपर में 2 मोल इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो कितने आए और गए? तो आंसर है 2। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? NF। तो N की जगह 2 आ गया, F की जगह जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे वैल्यू पुट कर देंगे। लॉग प्रोडक्ट में जो आयंस हैं कौन है? जिंक, और रिएक्टेंट में जो आयंस हैं कौन? कॉपर। ये हमने नर्स्ट इक्वेशन फ्रेम कर दी, कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है, हमने बस नर्स्ट इक्वेशन को यहां पे बना दिया है, फ्रेम कर दिया है। तो ये हमने नर्स्ट इक्वेशन को यहां पे फ्रेम कर दिया। ओके 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 ओके, है ना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक फ्रेमिंग और कराऊंगा, आप समझ जाओगे, फिर एक आप करोगे। अभी मान लो एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, Mg+2 प्लस Na गिव्स Na प्लस में Mg। अब सबसे पहले बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? आंसर है नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों? सोडियम 1, इधर भी 1, उधर Mg 1, इधर भी 1, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। सोडियम पे चार्ज कितना है? +1, लेकिन मैग्नीशियम पे कितना है? +2। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या भी बैलेंस करना होता है बच्चों? चार्ज भी। अब लेकिन ये बराबर हो गया, अब चार्ज भी +2 हो गया। अब हमें यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करनी है, तो ई सेल आ जाएगा हमारे पास E0 सेल माइनस 2.303 RT बाय N की वैल्यू कितनी है बता दो। RT बाय N की वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो N हमारे पास कितना है? 2 है। RT बाय N की वैल्यू की अगर हम बात करें तो N कितना हमारे पास? 2 है, और F तो हमारे पास F है ही, तो 2.303 RT बाय 2F, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग। अब प्रोडक्ट में आयंस कौन कौन से हैं? आंसर है सोडियम, और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे सोडियम के आगे 2 लिखा हुआ है, तो सोडियम की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। अपॉन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Mg+2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Mg+2, तो Na+ की पावर 2 अपॉन में Mg+2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो, हम अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, बस इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। एक करेंगे आप? करेंगे, करना ही पड़ेगा, है ना, ताकि प्रैक्टिस हो यार। तो यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम +3 प्लस मान लो Mg, तो गिव्स, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया है ना, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली ऐसा होगा, +2। सही लिखा था यार, क्या कर रहा है आशु तू? यहाँ पे +3, यहाँ पे Mg हो गया +2, और ये हो गया Al। जल्दी से सबसे पहले आप क्या करो, ईमानदारी की बात रहेगी, आप इसे बैलेंस करो और नर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करो। जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन इसे ठीक कर दो। 1 मिनट ले लो, उससे ज़्यादा तो दे भी नहीं सकता मैं। पॉज कर लो, टाइमर क्या लगाऊं? पॉज कर लो 1 मिनट के लिए और नर्स्ट इक्वेशन फ्रेम कर दो। ध्यान रहे, सबसे पहले बैलेंस करना है। चलो, ईमानदारी की बात है, आई होप आपने वीडियो प्ले की है जब आपने ये फ्रेम कर लिया है, या कोशिश कर लिया एटलीस्ट। सबसे पहली बात तो चार्ज बराबर नहीं है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 है, तो हमें एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और मैग्नीशियम को 3 से करना होगा, तभी चार्ज बराबर होगा, अदरवाइज चार्ज बराबर ही नहीं हो रहा है। 3 2 6 3 2 6, अब चार्ज बराबर होगा। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाय N कितना हमारे पास? 6 है। 3 2 6 से आप 0 गए हो, और यहाँ पे 0 से 6 गए तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन गए हो, 6 मोल, तो 6F नीचे आ जाएगा, है ना। अभी तक तो हमारे दोनों क्वेश्चन में 2F आया, लेकिन 6F नीचे आ जाएगा। अब लॉग प्रोडक्ट में कौन से आयंस हैं? मैग्नीशियम के आयंस हैं, और उसकी पावर 3 आएगी क्योंकि उसके आगे 3 लिखा हुआ है, और एल्यूमिनियम की पावर, एल्यूमिनियम के आयन की पावर जो है वो 2 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, उसको सॉल्व करके हम ई सेल निकालेंगे, बट सबसे पहले जरूरी है कि हम इक्वेशन को फ्रेम करना सीखें। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन ही फ्रेम करना नहीं सीखे तो न्यूमेरिकल तो जीवन भर लगे रहो, सॉल्व नहीं होगा। ओके,
डन है, पक्का। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत खुशी वाली बात यह है कि जो हमारी NCERT है उसमें अगर नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास मान लो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करो, इनडायरेक्ट तो 11, 12, 13 हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन के आसपास हैं नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, 8, 9, 10 क्वेश्चन है। 10 के 10 क्वेश्चन में टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन दे रखा है या दे नहीं रखा है। और केमिस्ट्री में जब टेम्परेचर गिवन नहीं होता और आपको जरूरत होती है तो आप 298 लेते हो, यानी कि स्टैंडर्ड। अब द थिंग इज कि NCERT के ज्यादातर क्वेश्चन में या नर्स्ट इक्वेशन के तो हर क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 ही है। तो इवन NCERT आपको एक सलाह देती है कि क्यों ना इस इक्वेशन के अंदर हम टेम्परेचर की वैल्यू डाल के, R की वैल्यू डाल के और F की वैल्यू पहले से डाल के जो आंसर आएगा उसको याद कर लें, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए ड्यूरिंग जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। यानी कि यहां पे आप कह सकते हो हम पढ़ने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। आप कहोगे हम स्टैंडर्ड कंडीशन में तो है नहीं, फिर टेम्परेचर 298 केल्विन कैसे हुआ? नहीं 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 नहीं, समझो बात को, जरूरी नहीं है भाई क्या हुआ था टेम्परेचर 298 हो, लेकिन कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, प्रेशर अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रहेंगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सब स्टैंडर्ड होना चाहिए। अभी फिलहाल हमने सिर्फ टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रखा है विच इज 298 केल्विन। सिर्फ टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड। तो नर्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन क्या बन जाएगी? आओ देखो, ई सेल इज इक्वल टू, बड़ी खुशी होगी आपको, ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर मतलब 8.314, टी कितना हो चुका है 298 अपॉन में एन तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है, फराडे की वैल्यू 96500 डाल दी और लॉग प्रोडक्ट में जो आयंस हैं अपॉन में जो रिएक्टेंट में आयंस हैं। अब इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारे पास ई सेल आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस। अब आप बताओ, ये इक्वेशन पहले से भी ज्यादा सुंदर, ऑब्वियस सी बात है, इतनी सुंदर थी पहले भी थी, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर इक्वेशन है, मतलब मजा आ जाए। मतलब देखो आप इस पीले पीले रंग पे बच्चों, ये जब लाल रंग चढ़ा, सुहागन, माय गॉड, बहुत डीप बातें करने लग गया हूं मैं आजकल, पता नहीं तो मेरी डीप बातें समझ पाते हो कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, ज्यादा हो गया डीप। मैं कह रहा हूं कितनी प्यारी इक्वेशन है, पहले से ही थी लेकिन अभी और प्यारी हो गई है। और प्यारी कैसे हो गई है? बिकॉज इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों, और अब ये 0.0591 अपॉन में एन हो गया है। अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर टेम्परेचर 298 है या गिवन नहीं है तो आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? अरे कैलकुलेशन बच जाएगी भाई, क्या बात कर रहे हो, इससे आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, बहुत ज्यादा हद तक आपकी कैलकुलेशन बच गई। कैलकुलेशन अभी भी है लेकिन वो सारी तिगड़मबाजी खत्म हो गई इसको सॉल्व करके। लेकिन ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। मुझे एक भी क्वेश्चन आज तक याद नहीं है जो हमारे बोर्ड में आया हो, और हमारी एनसीईआरटी में तो है नहीं। बोर्ड में अगर 10 साल के पेपर में से हो सकता है एक आध साल का पेपर मुझे याद ना आ रहा हो, लेकिन 9 साल के पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया। हमेशा नर्स्ट इक्वेशन में क्वेश्चन 298 केल्विन यानी इस पे ही आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर हमारे पास एनसीईआरटी में मैंने बताया आपको 8-9 क्वेश्चन है, उसमें से 3-4 हम क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे और फिर हम बाकी फॉर्मूले के ऊपर करेंगे। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन से ही हम और भी चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं, और भी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चलें उस पर, आओ भैया। तो एक टॉपिक आता है हमारे पास यहाँ पे नर्स्ट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? क्योंकि इसके ऊपर मिले जुले न्यूमेरिकल भी हैं, मतलब इसके ऊपर इंडिविजुअल भी है। अब हम जो करने जा रहे हैं इसके और इसके मिला के भी हैं, और फिर गिब्स फ्री एनर्जी उसके ऊपर भी है। तो तीनों को एक साथ पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स करने में जो मजा आएगा ना, वो अलग ही मजा होगा। नर्स्ट इक्वेशन वर्सेस
इक्विलिब्रियम, नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम में क्या लेना देना है। नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी जब एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। याद करेंगे 11th क्लास, एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब, एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई है। अगर एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई है बच्चों। चलो अब कैसे करेंगे इसको। मान लो अगर एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया तो एट इक्विलिब्रियम अगर एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा। याद देखो ई सेल मतलब पोटेंशियल। अब अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो गया तो फॉरवर्ड डैनियल सेल याद करो, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कॉपर से जिंक भी जाने लग गए। मान लो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया, जिंक से कॉपर भी जा रहे हैं, कॉपर से जिंक भी जा रहे हैं, और अगर दोनों का रेट बराबर है तो जो नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और उस वजह से ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल जीरो हो जाएगा। ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड कंडीशंस का है, वो तो कांस्टेंट रहता है, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ई सेल क्या हो जाएगा जीरो। अब अगर ई सेल जीरो हो गया तो हमारे पास ई सेल का फॉर्मूला है ई नॉट सेल माइनस, अब अगर मैं 298 केल्विन पे बात कर रहा हूं तो 0.059 वाला हो जाएगा फॉर्मूला, नहीं तो 2.303 RT वाला हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले आओ दोनों कर लेते हैं। 2.303 RT बाय NF लॉग। अब मुझे बताओ अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कह देते हैं, KC, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 11th क्लास याद करेंगे, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। याद है? नहीं है तो एक बार जाओ रिवाइज करो, या जब हम इस चैनल पे पढ़ाएंगे 11th आप वो वीडियोस देख लेना। इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था कि जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस होते हैं अपॉन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उनके रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आ गया KC। अब ई सेल तो जीरो हो चुका है और ये आ चुका है मेरे पास ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग KC। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा मेरे पास, 2.303 RT बाय NF लॉग क्या बच्चों, KC। ये मेरे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में ई नॉट सेल। अब अगर टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर बच्चों 298 केल्विन है तो ये पूरा हिस्सा भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ई नॉट सेल हमारे पास आ जाएगा 0.0591 अपॉन में n लॉग KC। तो ये एक फॉर्मूला आ गया ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ही, NCERT में ही, हर जगह। ठीक है जी। तो हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ लिया, एक फॉर्मूला हम लोगों ने कहां गया, ये पढ़ लिया है, और एक फॉर्मूला तो हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाई है। ये सेल इसके बीच बीच में रुक से जाते हैं। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया, तो कुल मिला के 3 फॉर्मूले तो आ गए। अब हम यहां पे इक्विलिब्रियम के बाद बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की, और गिब्स फ्री एनर्जी को ई सेल या ई नॉट सेल से कनेक्ट करेंगे और 2 और फॉर्मूले बनाएंगे। फिर हमारे पास फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। आई होप आप सबको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये भी 11th क्लास का टॉपिक है। जिनको याद नहीं आ रहा मैं आपको याद दिला दूं, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता था कितनी एनर्जी हम, ऑब्वियस सी बात है पूरा एक लेक्चर का टॉपिक था यार 11th क्लास में, है ना। अभी तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं, कितनी एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी है जिसको मैं
यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसे हम लोग बोल देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे कहा जाता है बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। तो कितनी एनर्जी मैं दूं कि वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वो उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते थे। इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले थे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था। पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं, लेकिन अभी फिलहाल हम गिब्स फ्री एनर्जी को ई सेल के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं। ये है गिब्स फ्री एनर्जी। और अगर मैं बात करूं वही अगेन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की, तो बस ऊपर क्या लग जाएगा, गोला लग जाएगा, है ना। गोला मतलब इस चैप्टर में क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। अब गिब्स फ्री एनर्जी का अगर हम एक रिलेशन निकालें, तो सबसे पहली बात तो एक रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी का होता है -NF ई नॉट सेल। अगर हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं तो ई नॉट सेल आ जाएगा, अगर हम नॉर्मल डेल्टा जी निकाल रहे हैं तो ई सेल आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया? अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये फॉर्मूला ना तो याद कर ले, ज्यादा बातें ना कर, ये फॉर्मूला क्या कर ले, याद कर ले। लेकिन इस फॉर्मूले को हम समझ भी सकते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया। समझना चाहते हो? बताओ बताओ, मन में चल रहा है आपके, समझना है? हाँ ही बोला होगा आपने, मना क्यों करोगे आप? मना क्यों करो? कोई भी मना क्यों करेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, हमें जानना है। बहुत आसान है, चलो आओ जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया। तो ये फॉर्मूला आया, क्या आप सबको फिजिक्स का 12th का सेकेंड चैप्टर याद है? होगा ही, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होती है, उसका फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। तो यहां से जो वर्क है वो आ जाता है चार्ज इनटू में पोटेंशियल। अब वर्क को हम इधर बोल रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यानी यूजफुल वर्क को हम बोल रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी से शो कर रहे हैं। और यहाँ पे चार्ज जो है एक 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 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रोसेस में कितना चार्ज जाता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं और गए हैं, और एफ का मतलब क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो चार्ज की जगह तो हम लोग रख देंगे एन एफ, और माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है। दोबारा से, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एफ होता है और कितने मोल आए गए, एन, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, एन एफ। और माइनस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। और इधर हम V को बोलते हैं ई सेल। तो कुल मिला के हमारे पास डेल्टा जी आ जाता है -NF ई सेल, और अगर मैं डेल्टा जी नॉट निकालता हूं तो -NF ई नॉट सेल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां माइनस साइन का क्या काम है, ये माइनस साइन यहां पे क्या कर रहा है। तो माइनस साइन गिब्स फ्री एनर्जी में क्यों होता है? अगर कोई होशियार बच्चा है तो वो कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट पे नहीं, लाइव चैट पे बाकी सारी बातें भी हो रही होती हैं दुनिया जहान की, कि तू कहाँ रहती है, तेरे घर में खिड़की है कि नहीं है, तेरे घर में दरवाजा है कि नहीं है, ये सारी बेकार की बातें आप लोग कमेंट सेक्शन लाइव चैट पे करते हो। तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मैं टाइम चेक कर रहा हूँ, 28 मिनट 40 सेकंड के आसपास, तो टाइम स्पैन डाल देना और बताओ कि माइनस साइन यहाँ पे क्या कर रहा है। ये वाला माइनस साइन, चलो हमने ठीक है डेरिवेशन से आया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, बट माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? गिब्स फ्री एनर्जी माइनस में क्यों आ रही है? ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 11th क्लास का कंसेप्ट है ये। गिब्स फ्री एनर्जी माइनस में जब आती है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये बताओ। ओ मेरा डोला नहीं आया डोला, ओ मेरा रब भी खेले है खेले। आई होप लिख दिया होगा अब तक यार, अब तक तो लिख दिया होगा। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों, जब गिब्स फ्री एनर्जी माइनस में हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस हमारे पास है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि जो प्रोसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी अगर हम बात करें डेल्टा जी की, यानी गिब्स फ्री एनर्जी की, तो गिब्स फ्री एनर्जी में हमारा डेल्टा जी नेगेटिव में कब, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अब आप बताओ, डैनियल सेल याद करो या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद करो, आपने जैसे सॉल्ट ब्रिज उसमें लगाया था, जैसे सॉल्ट ब्रिज आपने डाला था, वैसे ही प्रोसेस शुरू हो गया था। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, उसने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली
प्रोसेस शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, विच मीन्स प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो गया है। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेशन काइंड ऑफ कर दी है। अब और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आओ जी, ऑल्सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ। क्या मैं ई नॉट सेल की बजाय ये लिख सकता हूं 2.303 RT बाई NF log KC। इसे चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, है ना। तो अगर ऐसा है तो यहां पे मैं ई नॉट सेल की जगह 2.303 RT बाय NF log KC फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास NF से NF क्या हो चुका है? कैंसिल। NF से NF कैंसिल होने के बाद -2.303 RT log KC। अब एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया, और ये ई नॉट सेल की जगह हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। और कमाल की बात ये, अब आप में से कोई भी बच्चा, होशियार बच्चा, 11th में उसने ईमानदारी से पढ़ाई की थी, तो वो ये फॉर्मूला देख के उछल गया होगा अपनी कुर्सी से, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमने 11th क्लास में रट्टे मारा था। आपको याद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको देखते हैरानी होनी चाहिए, आपका मुंह खुल जाना चाहिए, आपका मुंह खुल जाना चाहिए देखते इसको कि यार ये फॉर्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में रट्टे मारा था और हमको कतई अंदाजा नहीं था कि ये फॉर्मूला कहां से आया। लेकिन आज हमने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कर ली है, आज हमने ये फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया है, आज ये फॉर्मूला हमने देख लिया है कि यार ये फॉर्मूला कहां से आया। और ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने में आपकी मदद करने वाला है। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे टेम्परेचर की जगह हम 298 पुट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी आ जाएगा, इसको भी हम रिप्रेजेंट यहाँ पे कर देते हैं कि अगर टेम्परेचर, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, टेम्परेचर अगर 298 है, तो आप इसकी ना एक वैल्यू याद कर सकते हो, ठीक है। ऑल दो जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये तो हमारे को एनसीईआरटी ने खुद ही दिया है, कहाँ गया ये वाला, कि भैया लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। लेकिन क्या कर सकते हो, कुछ बच्चे करते हैं, मैंने नहीं किया था अपने टाइम पे क्योंकि मैं वैल्यूज भूल जाता हूँ बहुत ज्यादा। तो 2.303 RT, अब अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो टेम्परेचर 298 होने वाला है, R की वैल्यू फिक्स होती है, तो आप इस वैल्यू को याद कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। कैसे? फॉर्मूला ये लिखना, उसके बाद सीधा डेल्टा जी की वैल्यू आप अगर पुट कर दो -2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 298, और यहाँ पे अगर हमारे पास लॉग केसी है, तो अब हम यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अगर एक बार मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने कभी याद नहीं किया हुआ है। एक सेकेंड, वेयर इज द कैलकुलेटर? हेयर इज द कैलकुलेटर। यस, तो ये आ गया हमारे पास 2.303 इंटू में बच्चों 8.314 इंटू में बच्चों 298, ये हमारे पास आ गया है 5705। तो ये आ गया -5705.8 लॉग केसी। आप ये वैल्यू ना याद कर सकते हो। इससे क्या होगा बताता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया जो कि आना ही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास पहले से ही ये वैल्यू आपको याद अगर होगी तो अभी कैलकुलेशन बच जाएगी। ऑल दो ठीक है, आप, मैं होता आपकी जगह तो मैं ये वैल्यू याद ना करता, क्योंकि मेरे से वैल्यू याद नहीं होती ज़्यादा, मेरे को अगर मुझे फॉर्मूला भी याद करना है तो फिर ये वैल्यू ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपकी बहुत हेल्प है ना, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नर्स्ट के टेम्परेचर 298 के ऊपर है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है जी। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं जो आपको अगली कक्षा तक याद होने चाहिए? सबसे पहले हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर, उसके बाद हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन, उसके बाद ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन जो कि किसी भी टेम्परेचर पे या फिर 298 पे, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल, और उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये 4-5 फॉर्मूलों के ऊपर ही हमारी पूरी की पूरी अगली क्लास बेस्ड होगी, मतलब आधी क्लास में इन सबके ऊपर न्यूमेरिकल। आज क्यों नहीं, ताकि आपको पूरा दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, 3 दिन मिल जाए इस फॉर्मूलों को याद करने के लिए। अच्छे से याद करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। फॉर्मूले याद करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने सॉल्यूशन कर लिया है, हमने ऑर्गेनिक कर लिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी निपटो, उसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है। और जल्दबाजी के नतीजे भी क्या हैं, तो इसीलिए आप एक दिन पूरा लें, इसके फॉर्मूले याद करें,
अगर आप ऐसे वाले बच्चे हैं जो ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, कुछ बच्चे साथ साथ देखते हैं कुछ लेट, तो आप सीधा अगले लेक्चर पे मत जाना। क्या पता अगला लेक्चर अपलोड हो चुका हो, क्योंकि आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, तो सीधा अगले लेक्चर पे मत जाना। मेरी रिक्वेस्ट है, पहले फॉर्मूले लिखना, 2-2 3-3 बार उनको लिखना, याद करना, तब आगे जाना। प्रोसेस तो ये है, बाकी तो आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा समझदार हो। डन है, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर, अच्छा, बहुत जल्द नीट पे क्लासेस हम 2-3 दिन में शायद वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। मैं शॉर्ट डाल दूंगा 2-3 दिन में कि वहाँ पे हम लोग नीट के जो नया सेशन है फिजिक्स की क्लास वहाँ पर शुरू कर देंगे। तो आप लोग अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल वहीं से आना है। थैंक यू सो मच।